Hello students, today we are going to start with the next part of the chapter, that is density of a unit cell. ठीक है. अच्छा, डेंसिटी के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो. डेंसिटी हमने सोल्यूशन में भी पढ़ा था. डेंसिटी वैसे होता क्या है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम. ये हमें पता है ना. अब जैसे सोल्यूशन के केस में डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज मास ऑफ द सोल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. सिमिलरली अगर हम यूनिट सेल की बात करेंगे उस केस में डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी होगा मास ऑफ द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. अब आपको पता है कि यूनिट सेल जब हम बोलते हैं तो यूनिट सेल इज व्हाट? एक्चुअली इट इज ओनली जॉइनिंग ऑफ इमेजिनरी लाइंस. ठीक है, तो फिर उसका फिर मास क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा? तो इसका ये मतलब है कि जब हम डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बोलेंगे एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द डेंसिटी या मास ऑफ द एटम्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द यूनिट सेल. ठीक है, तो हम बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द डेंसिटी ऑफ द एटम्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द यूनिट सेल. ठीक है, अब यूनिट सेल हम अलग अलग टाइप के हमने पढ़ा था, लेकिन जो सबसे कॉमन टाइप है उसकी डेंसिटी की अब हम बात करेंगे, दैट इज अ क्यूबिकल यूनिट सेल. ठीक है, तो एक क्यूबिकल यूनिट सेल कैसा होता है? सबको पता है कैसा होता है? ऐसे हम ड्रॉ करते हैं क्यूब. ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने बोला कि जो एज लेंथ है वो a है. ठीक है, दिस इज द एज लेंथ a. तो फिर अगर एज लेंथ a है और क्यूब है तो फिर वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल विल बिकम a क्यूब. ठीक है, अब आ गया मास. मास जो है, मास ऑफ द यूनिट सेल जब हम बोलेंगे, मास ऑफ द यूनिट सेल विल बी व्हाट? द मास ऑफ द एटम्स in the unit cell. ठीक है, अब कितने एटम्स यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? रैंक ऑफ द यूनिट सेल. रैंक ऑफ द यूनिट सेल. रैंक ऑफ द यूनिट सेल मतलब रैंक ऑफ द यूनिट सेल इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रैंक को Z से. ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को बोला जाता है रैंक ऑफ द यूनिट सेल. ये हमने पहले भी पढ़ा था, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से. ठीक है, अब Z की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग टाइप ऑफ यूनिट सेल्स के लिए अलग अलग होगा. ये हमने पढ़ा था कि अगर सिंपल क्यूबिक है तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल विल बी 1, मतलब Z विल बी 1. ठीक है, BCC है तो नंबर ऑफ एटम्स Z की वैल्यू हो जाएगा 2. अगर FCC है तो Z की वैल्यू हो जाएगा 4. ठीक है, अच्छा ओके. तो फिर जब हम मास लिखेंगे, मास जो है इट इज द मास ऑफ द एटम्स इन द यूनिट सेल. ठीक है, और Z इज द नंबर ऑफ एटम्स. तो फिर मास ऑफ वन एटम ऑफ द यूनिट सेल हमें चाहिए. मास ऑफ वन एटम ऑफ द यूनिट सेल कितना होगा? एक एटम का जितना मास होगा उसको इनटू Z अगर हम कर देंगे, वी विल फाइंड आउट द मास ऑफ ऑल द एटम्स इन द यूनिट सेल. देखो यहाँ पे हम मास ऑफ वन एटम ऑफ द यूनिट सेल बोल रहे हैं. ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मोलर मास. जैसे मैंने अगर आपको बोला कि जैसे मान लो सोडियम है. ठीक है, तो सोडियम का मोलर मास क्या होता है? 23 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास ऑफ सोडियम. ठीक है, तो ये जो 23 है इट इज द मास ऑफ 1 मोल. लेकिन यहाँ पे यूनिट सेल के अंदर हम एक एक एटम की बात कर रहे हैं, सो वी हैव नथिंग टू डू विद मोल्स. ठीक है, तो एक मोल का जो मास है वो कितना होता है? 23 ग्राम. मतलब ये क्या है? दिस इज द मोलर मास. मतलब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स के मास को हम क्या बोलते हैं? मोलर मास, कैपिटल M. तो फिर एक एटम का मास कितना हो जाएगा? फॉर वन एटम द मास विल बी हाउ मच? M डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23. या हम बोल सकते हैं वन एटम का मास विल बी M डिवाइडेड बाय Na. इज इट क्लियर?
हम ये क्यों निकाल रहे हैं इधर ऐसे, क्योंकि हमें एक एटम का मास चाहिए, ठीक है। यूनिट सेल के अंदर हमें मोल कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं करना। वी ऑलवेज से कि अगर हम बोलते हैं कि सपोज मान लो बीसीसी है, उसमें 2 एटम्स है, तो 2 एटम मतलब 2 एटम, उसमें 2 एटम मतलब 2 मोल्स नहीं है, 2 एटम मतलब 2 एटम, ठीक है। एफसीसी में 4 एटम मतलब एग्जैक्टली 4 एटम। तो हमें एक एटम का मास अगर मिल जाएगा तो अगर एफसीसी है तो हम 4 एटम का मास निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर बीसीसी है, एक एटम का मास मिल गया तो हम 2 एटम का मास भी निकाल सकते हैं, है ना। सो वी नीड द मास ऑफ 1 एटम ऑफ द यूनिट सेल। मान लो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल m से, दिस इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ द यूनिट सेल। ऑल्सो हमने यहाँ पे निकाल के देखा कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ द यूनिट सेल क्या होता है, मोलर मास अपॉन Na। तो फिर दिस इज इक्वल टू m बाय Na, ठीक है। तो फिर डेंसिटी अब क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, डेंसिटी अगर हम लिखेंगे इसको रो से डिनोट करते हैं या डी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो डेंसिटी हमारा क्या था, इट वाज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो फिर मास क्या हो जाएगा, Z rank of the unit cell into mass of 1 atom which is m by Na into volume A cube, ठीक है। so density becomes equal to Z into m A cube into Na। so ये हमारा फॉर्मूला आया for finding out the density of the unit cells। अब इसके ऊपर काफी सारे न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, वो कई बार आपको Z निकाल, मोस्टली क्वेश्चंस में वो आपको Z निकालने के लिए बोलते हैं, या आपको ये पूछ लेते हैं कि सारा डेटा गिवन रहेगा, उसके बाद पूछेंगे कि व्हाट इज द टाइप ऑफ यूनिट सेल, तो उसके लिए भी आपको Z निकालना पड़ेगा। Z की वैल्यू अगर 1 आया तो यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक होगा, Z की वैल्यू अगर 2 आया तो यूनिट सेल BCC होगा, Z की वैल्यू 4 आया तो यूनिट सेल FCC होगा, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, सिंपल है, बस मास बाय वॉल्यूम हमने करा, वॉल्यूम तो A क्यूब आ गया, फिर उसके बाद मास को हमने निकाला और उसको जो भी मास हमारा आया एक एटम का उसको हमने Z से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमें टोटल मास ऑफ द एटम्स मिल जाए, एंड फाइनली वी अराइव एट द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं अभी। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, गोल्ड एटॉमिक मास 197 ग्राम पर मोल दिया हुआ है, it has got an atomic radius of 0.144 nanometer, it crystallizes in a FCC lattice, find the density of gold, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, we are given the atomic mass 197 ग्राम पर मोल, मतलब ये हमें क्या दिया है, मोलर मास, m हो गया 197 ग्राम पर मोल आपको गिवन है, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक रेडियस हमें r दिया है 0.144 नैनोमीटर, ठीक है। 0.144 नैनोमीटर मतलब 0.144 इंटू 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें निकालना क्या है, डेंसिटी। अब हमें पता है डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, Z इंटू m डिवाइडेड बाय A क्यूब इंटू Na, ठीक है। FCC लैटिस है तो Z की वैल्यू हो गया हमारा, Z इज इक्वल टू 4, m हमें गिवन है, अब Na हमें पता है इट इज एवोगैड्रोस नंबर, लेकिन हमें A चाहिए, हमें गिवन क्या है, R, ठीक है। अगर आपको याद हो जब हमने पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ा था उसमें मैंने FCC में R और A का रिलेशन बताया था, याद है। तो उसमें रिलेशन क्या था, R इज इक्वल टू A by 2√2, this was the relation between R and A for an FCC lattice, this is for FCC lattice, है ना। तो फिर A की वैल्यू क्या हो जाएगा, it will be 2√2R, 2√2R मतलब 2 into 1.414 into 0.144 into 10 to the power -7 सेंटीमीटर। तो ये आप आ गया आपका A का वैल्यू, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे इसका आंसर आ जाएगा 0.407, आप कैलकुलेट करके देखना, 0.407 into 10 to the power -7 सेंटीमीटर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A दैट यू हैव गॉट, ठीक है। अब इसको बस पुट कर दो यहाँ पे, जब आप पुट करोगे तो Z की जगह पुट करोगे 4, M की जगह पुट करोगे 197,
A cube will be 0.407 into 10 to the power minus 7 cube into Na आ गया 6.02 into 10 to the power 23। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके देखना तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। आंसर दिया है 19.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस क्वेश्चन में बस ये है, आपको सिंपल फॉर्मूला में पुट करना है, लेकिन फॉर्मूला में पुट करने के लिए आपको ए की वैल्यू चाहिए जो हम निकालेंगे फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन आर एंड ए फॉर एफसीसी लैटिस। तो हम ए की वैल्यू पहले निकाल लेंगे और फिर उसको फाइनली फॉर्मूला में पुट करके यू विल गेट द आंसर। फाइन, ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन नाउ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। An element has a BCC structure with cell edge of 288 picometer. The density of the element is 7.2 gram per cc. How many atoms are present in 208 gram of the element? अच्छा, अब हमें क्या क्या दिया हुआ है? इसमें हमें दिया हुआ है A, एज लेंथ दिया हुआ है। एज लेंथ कितना बोला है? 288 पिकोमीटर। मतलब देखो यहाँ पे हम पिकोमीटर को सेंटीमीटर में ही चेंज करते हैं, क्योंकि जनरली जो डेंसिटी गिवन होता है वो जनरली सेंटीमीटर क्यूब में ही होता है। सो वी ट्राई टू चेंज व्हाट एवर एज लेंथ इज गिवन इनटू सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 288 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, डेंसिटी आपको गिवन है इस क्वेश्चन में 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब और क्या हमें पता चल रहा है इस क्वेश्चन में से? z की वैल्यू क्या होगा? BCC है तो z की वैल्यू होगा 2। Na हमें पता है, Na इज 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो हमें क्या पता नहीं है इसमें, वो है मोलर मास। m की वैल्यू कितना होगा? ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले निकालेंगे मोलर मास ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला हम पुट करेंगे डेंसिटी के फॉर्मूला में z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू Na। ठीक है, तो अब जब इसमें हम पुट करेंगे z आ गया 7.2, सॉरी d आ गया 7.2, z इज 2, मोलर मास हमें निकालना है। ए क्यूब की जगह हो जाएगा 288 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 क्यूब, Na 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे इसमें से हमें m निकालना है ना। जब हम m निकालेंगे इसमें से, जब आप कैलकुलेट करके देखना तो इसका m आ जाएगा 51.8 ग्राम पर मोल। ये हमारा आ गया मोलर मास। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। जो ये मोलर मास होता है वो एक्चुअली होता क्या है? मोलर मास इज द मास ऑफ Na नंबर ऑफ एटम्स। Na नंबर ऑफ एटम्स मतलब ये दिस इज मास पर मोल, है ना। ये यूनिट होता है ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल का मास इतना होता है। एक मोल मतलब कितने एटम्स? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का मास अगर इतना है तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 जो एटम्स है इसका मास कितना है? 51.8। ये हमें कहाँ से पता चला? ये हमें पता चला मोलर मास से। तो फिर इसको हम अगर उल्टा लिखेंगे, मतलब 51.8 ग्राम जब मास होता है तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं, है ना। हमें क्या बोला है? 208 ग्राम में कितने एटम्स है वो फाइंड आउट करना है। तो अगर 51.8 ग्राम में इतने एटम्स है तो फिर यूनिटरी मेथड से करोगे। 51.8 में इतने हैं तो 1 ग्राम में कितना होगा? दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो फिर 208 ग्राम में कितना हो जाएगा? फिर 208 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स विल बी 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 divided by 51.8 into 208, इतने नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा
24.17 into 10 to the power 23 atoms. Is it clear? तो फिर ये आपका आंसर आ गया 24.17 into 10 to the power 23 atoms. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाता है. इसके और वेरिएंट्स भी है, लेकिन सब में ऐसे ही आपको फॉर्मूला में पुट करना है. पहले लिख लेना आपको क्या क्या दिया हुआ है, और फिर उसके बाद देखना कि आप कैसे जो आपसे पूछा है उसको कैसे आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी. थोड़े से इसके कैलकुलेशंस लेंदी होते हैं, बट बी पेशेंट, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो जरूर आते हैं फ्रॉम द चैप्टर. 3 मार्क्स का आता है, सो पेशेंटली इसको सॉल्व करना, और अगर करेक्टली करोगे यू विल श्योरली get full marks. Is it clear to all of you? So I hope today's lecture is clear to all of you. So that's all for today's class. Thank you very much.